हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज डे 8 है और पार्ट 8 भी है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सेल के बारे में बहुत कुछ देख लिया। जैसे हमने सेल को देख लिया है, हमने उसके प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और इस प्रकार से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को, जैसे कि आपका हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी देखा और प्रोटोप्लाज्म को देखा। साथ में साथ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड। और आज हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे आपको उसके आगे की तरफ, यानी कि राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रोसोम को। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राइबोसोम को। तो राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो जॉर्ज पिलाडे ने की थी। इसकी वजह से इसको पिलाडे ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। जॉर्ज राइबोसोम की बात करें तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है। और अगर हम राइबोसोम की आगे बात करें तो राइबोसोम जो होता है हमें किस किस में देखने को मिलता है, तो हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और साथ में साथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखने को मिलता है। अगर बात करें हम कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट में आपका 70s टाइप का राइबोसोम आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में 80s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है और 70s टाइप का राइबोसोम भी देखने को मिलता है। जो 70s राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक में, वो सिर्फ 2 ऑर्गेनेल यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास ही पाया जाता है। अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं इसमें ये जो होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं राइबोसोम। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन भी आपकी कैसे पाई जाती है, राइबो प्रोटीन। बात करते हैं आगे तो हम देख लेते हैं जो राइबोसोम है वो आपका एक फ्री फॉर्म में पाया जाता है, एक बाइंड फॉर्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। तो फ्री फॉर्म में जो पाया जाता है ये आपका पाया जाता है साइटोसोल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर। जबकि ये बाइंड फॉर्म में पाया जाता है तो ये आपका बाइंड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें भी आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम की आपको 2 यूनिट देखने को मिल जाती है, यानी कि जो 70s टाइप का राइबोसोम है या फिर 80s टाइप का राइबोसोम। तो वो जो 70s राइबोसोम है उसमें भी एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। जैसे कि स्मॉलर यूनिट हो गई 30s और वहीं लार्जर यूनिट हो गई 50s। ये है 70s राइबोसोम की बात। और यहीं अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जो 80s है उसमें जो स्मॉलर यूनिट है वो आपकी 40s में स्मॉलर यूनिट है और यूनिट की बात करें तो 60s आपकी लार्जर यूनिट है। बात करें तो जो आपका 70s होता है ये 3 डिफरेंट सब यूनिट ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है, आरएनए से। और अगर बात करें हम 80s राइबोसोम की, तो वो जो आपका है 4 डिफरेंट टाइप के आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इनकी ये जो स्मॉलर यूनिट है और लार्जर यूनिट है, तो उसको आपको आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो मैग्नीशियम 2+ आयन जोड़ने का काम करता है। हम आपने देख लिया कि यूकैरियोटिक जो है इनमें 70s जो डीएनए राइबोसोम है वो किसके पास है, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है उसके पास 70s टाइप का राइबोसोम आपको देखने को मिल रहा है। अगर जो मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास 55s राइबोसोम होता है, जिसमें जो स्मॉलर यूनिट होती है वो 20s आरएनए की, और वहीं अगर बात करें लार्जर यूनिट 39s आरएनए की होती है। अब अगर आगे बात करें तो जो हम 70s आरएनए या फिर 80s आरएनए कह रहे हैं, तो जो इसमें S है वो S का मतलब जो होता है बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, या फिर जिसे हम हिंदी में अवसादन गुणांक कहते हैं। ये आपका डेंसिटी और साइज को मेज़र करने का काम करता है। तो हमारा अगर बात करें हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, तो वो हमारा साइटोस्केलेटन है। अगर साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में देखने को मिलता है। और अगर बात करें हम यूकैरियोटिक की, तो ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, जबकि हम ये यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि आपका सेल को स्ट्रक्चर उसको एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है सेल को। अगर साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, एक को बोलते हैं हम माइक्रोफिलामेंट, एक को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। वहीं अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उनको एक्टिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। वहीं अगर बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो उसके अंदर लेनिन और डेस्मिन प्रोटीन होती है। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के पूरे एक स्ट्रक्चर को देखें तो चलिए माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है
ये एक डाइमेरिक प्रोटीन है, यानी कि इसमें अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन दोनों होते हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर पॉलीमराइजेशन होता है इनमें, फिर ये क्या करते हैं, एक प्रोटोफिलामेंट बना देते हैं। तो 13 प्रोटोफिलामेंट मिलाकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। अब इसके भी अगर फॉर्म की बात करें, यानी किन किन उसमें फॉर्म में पाया जाता है, तो ये सिंगलेट फॉर्म, डबलेट फॉर्म और ट्रिपलेट फॉर्म में पाया जाता है। सिंगलेट फॉर्म में आपका एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होगा, यानी कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर जो बना है। वहीं अगर बात करें डबलेट में, तो डबलेट में एक तो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होगा, और वहीं अगर दूसरी देखें, दूसरा जो है वो आपका इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होगा। वहीं अगर बात करें ट्रिपलेट फॉर्म की, तो एक तो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होगा, यानी कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होगा, और दो जो होंगे इनकम्प्लीट प्रोटोफिलामेंट होंगे। इसी प्रकार से अगर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट की बात करी जाए, तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, इसी प्रकार से अगर माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट की बात की जाए, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 या फिर 9+0 अरेंजमेंट में पाया जाता है। यानी कि 9+2 जो होता है वो आपका सीलिया और फ्लैजिला का होता है, जबकि 9+0 की बात करें तो वो आपका सेंट्रियोल या बेसल बॉडी का होता है। 9+2 जो आपका अरेंजमेंट है, इसमें जो 9 है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की बात करें, तो अगर हम उसका सेक्शन काटें, ए सीलिया फ्लैजिला का, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, माइक्रोट्यूब्यूल का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की एक स्ट्रक्चर की बात करें आगे, यानी कि अगर हम सीलिया और फ्लैजिला को कट करके देखें, तो कुछ इस प्रकार का हमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसमें जो ये किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल लगे हैं। कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल लगे हैं इसमें, 9 आपके कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पेरीफेरी पे। कैसे दिखाई दे रहे हैं, डबलेट फॉर्म में। कैसे होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल आपके, डबलेट फॉर्म में, यानी कि एक और दो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होगा। वहीं अगर बात करें आप बीच वाले की, सेंटर वाले की, तो सेंटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है। ये कैसा है, सिर्फ सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, डबलेट फॉर्म में नहीं, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। वहीं अगर पेरीफेरी में जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, वो कैसे हैं, डबलेट फॉर्म में है। और अगर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल में कैसे हैं, सिंगलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होता है, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये जो पेरीफेरी के माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लिंकर या फिर इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं। और वहीं अगर देखें हम, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं पेरीफेरी के, ये जब सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाते हैं, तो इसको क्या, ये इसे किसके थ्रू जुड़ते हैं, ये रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़ते हैं। ये जो बीच वाले जिसमें आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं, उसकी जो बीच वाला जो एरिया है, उसको आप क्या बोल रहे हो, सेंट्रल सीट कह रहे हो, जो कि किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। वहीं अगर हम आगे देखें, तो इसी प्रकार से अगर बेसल बॉडी या फिर सेंट्रियोल का देखें, तो उसमें भी क्या है बेटा, 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है। यानी कि जो 9 है वो कैसे फॉर्म में होता है, उसमें ट्रिपलेट फॉर्म में। यानी कि कहाँ पे होता है 9, पेरीफेरी में होगा। कैसे फॉर्म में, जैसे ये डबल फॉर्म है ना, वैसे ही उसमें क्या होंगे, 3 बने होंगे ट्रिपलेट फॉर्म में। उसमें क्या होगा, 2 इनकम्प्लीट होंगे और 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे इसमें डबलेट में 1 कंप्लीट 1 इनकम्प्लीट है, वैसे ही अगर सेंट्रियोल की बात करी जाए या फिर बेसल बॉडी की, तो उसमें भी क्या होगा, ट्रिपलेट फॉर्म में आपके माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे पेरीफेरी में। वो भी एक क्या होगा आपका कंप्लीट, तो 2 इनकम्प्लीट होंगे। और सेंट्रल में उसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल पाया नहीं जाएगा, क्योंकि 9+0 का अरेंजमेंट है उसमें, इसलिए सेंटर में क्या होंगे आपके, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने ये क्या देख लिया, इसी प्रकार से आपने ये साइटोस्केलेटन को समझ लिया। अब अगर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो है हमारा सेंट्रोसोम, या फिर जिसको हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। अगर सेंट्रोसोम या डिप्लोसोम की बात की जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में आपको देखने को मिलता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम या डिप्लोसोम की बात करें, तो ये एक सेंट्रोसोम जो होता है 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। इसमें 2 सेंट्रियोल, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो ये जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं, ये आपस में कैसे होते हैं, या आपस में पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर सेंट्रोसोम या डिप्लोसोम की आगे बात करें, तो जो इसका डुप्लीकेशन होता है वो सेल साइकिल के एस फेज में देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके फंक्शन की बात करें, तो ये बेसल बॉडी का फॉर्मेशन भी करता है। बेसल बॉडी उसे कहते हैं जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला का, जी हाँ, जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं। आगे बात करें, तो ये माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में भी हेल्प करता है एनिमल सेल की। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट देखें, तो जैसे आपने वहाँ पर देखा था,
फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट सेम, सेंट्रल और बेसल बॉडी का अरेंजमेंट भी आपको उसी तरीके का देखने को मिलता है, यानी कि उसमें पेरीफेरी में डबलेट था तो इसमें पेरीफेरी में सिंगलेट फॉर्म में आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। वहीं आपका मिडल में आप देखें तो इसमें मिडल में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 9+0 का अरेंजमेंट पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो इसमें जो पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल लगे होंगे आपके बेटा, तो वो कैसे लगे देखने को मिलते हैं आपके इस पेरीफेरी में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। वो करें तो इसमें जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो आपका कंप्लीट होगा, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो आपके इनकम्प्लीट देखने को मिलेंगे। ये आपस में किससे जुड़े हैं, ये आपस में लिंकर या फिर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से जुड़े हैं। जिससे वो लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़ते हैं, तो ये भी कैसे जुड़े हैं, लिंकर और इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से। अगर बात करें उसकी बीच वाली मिडिल सीट को, उसके बीच वाली मिडिल एरिया जहाँ क्या हो रहा था आपका सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था, उसको आप क्या बोल रहे थे, उसको आप सेंट्रल सीट कहते थे, जबकि यहाँ जो मिडिल का एरिया है उसको आप हब बोल रहे हो। ये भी अगर बात करें आपकी, ये जो हब है और यानी कि जो मिडिल वाला पार्ट है और आपका पेरीफेरी वाले माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो आपका रेडियल स्पोक्स कर रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर जो है, सेंट्रियोल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसको कार्टविल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बात करें अगर इसी में तो अब हम अगर आगे देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल हमने वहाँ देख लिया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को। तो माइक्रोफिलामेंट की बात करें अगर, तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है आपका, वो भी आपका इसका जो मोनोमर होता है यानी किससे मिलकर बना होता है, तो ये एक्टिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ग्लोबुलिन एक्टिन मिलकर इसमें ये पॉलीमराइज होगा और मिलकर क्या बनाएगा फिर आपका, ये आपका एफ एक्टिन यानी कि एक फिलामेंटस एक्टिन बनाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर टाइप का एक एक्टिन बनाएगा। और फिर यही आगे चलकर यानी कि जब 2 एक्टिन यानी कि 2 फिलामेंटस एक्टिन आपके मिल जाएंगे तो ये आपका क्या बना देते हैं, माइक्रोफिलामेंट बना लेते हैं। अगर इनके फंक्शन की आगे बात करें तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर सपोर्ट या फिर सेल की शेप मेंटेनेंस में और साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं और साथ में साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट वाला है थर्ड पार्ट यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो उसको अगर देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट भी आपका किस तरीके से मिल रहा है, यानी कि इसका जो मोनोमर होता है जिससे मिलकर ये बनता है, तो वो है आपका लेनिन और डेस्मिन। तो अगर बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इसका जो मोनोमर होता है वो आपका 7 अमीनो एसिड यानी कि जिसको हम हेप्टाट कहते हैं वो है, या फिर हेप्टापेप्टाइड कहते हैं। तो अगर हम आगे बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये आपकी 7 अमीनो एसिड या फिर जिनको हम हेप्टाट या फिर हेप्टापेप्टाइड कहते हैं उससे मिलकर बनते हैं। तो ये 7 अमीनो एसिड या फिर हेप्टापेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपका एक डाइमर बनाते हैं और ये डाइमर जो होता है टेट्रामर बनाता है। फिर यही टेट्रामर फिर से फर्दर कॉइलिंग के थ्रू क्या बना देता है, आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट बना देता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट या एग्जाम्पल या टाइप की बात करें तो इसमें आपका लेमिन प्रोटीन आ जाता है, डेस्मिन आ जाता है, इसी प्रकार से न्यूरोफिलामेंट आ जाता है और आपका केराटिन और वेमेंटिन आता है। यानी कि अगर आप लेमिन प्रोटीन को देखें तो ये आपका न्यूक्लियर लैमिना बनाने का काम करता है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे एक न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट होता है, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका लेमिन प्रोटीन, जो कि इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल है। वहीं अगर आप बात करें डेस्मिन, तो आपका ये जो डेस्मिन होता है ये आपका मसल में पाया जाता है। वहीं केराटिन तो आपको पता है हेयर में, और वहीं आप अगर न्यूरोफिलामेंट की बात करें तो आपका नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। वेमेंट की बात करें तो ये आपका WBC में पाया जाता है। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में 3 सेल ऑर्गेनेल को देखा था, यानी कि राइबोसोम को देख लिया, साइटोस्केलेटन को देख लिया और सेंट्रोसोम या फिर जिसको हम डिप्लोसोम कह रहे हैं उसको देख लिया। अब शायद आपका इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।